नमस्कार, मेरा नाम सचिन त्यागी है और आज हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए 9वीं क्लास का जीव विज्ञान का अध्याय कोशिका के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी कमरे का निर्माण एक एक ईंट के जुड़ने से होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका के जुड़ने से हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक से क्या तात्पर्य है? संरचनात्मक का मतलब है स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचना। हमारे शरीर की संरचना का निर्माण एक एक कोशिका के जुड़ने से होता है। उसी प्रकार से क्रियात्मक का तात्पर्य है कि हमारे शरीर की एक एक कोशिका में वो सारी क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत सारी क्रियाएं ज़रूरी हैं, जैसे कि श्वसन, ऊर्जा का उत्पादन, उत्सर्जन। ये सभी क्रियाएं हमारी हर कोशिका में होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी हर कोशिका एक फैक्ट्री की तरीके से काम करती है जिसमें बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका का इतिहास। हमें कोशिका के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज एक महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने ये 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कैसे की, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। रॉबर्ट हुक ने अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया जिससे उन्होंने एक अलग अलग चीज़ों को उन्होंने देखना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पेड़ की छाल, जिसे हम बार्क भी कहते हैं, पेड़ की छाल की एक पतली सी परत को उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दी जिसे उन्होंने कोशिका का नाम दिया। तो यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की केवल खोज की और उसे एक नाम दिया कोशिका। कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? ये एक दूसरे अन्य वैज्ञानिक थे, उनका नाम है ल्यूविन हुक। ल्यूविन हुक ने सन 1674 में कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि कोशिका में एक प्रकार का द्रव्य भरा हुआ है। इतिहास के इसी क्रम में आगे बढ़ के कोशिका के अध्ययन में कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक हुए थे, इनका नाम था श्लीडन और श्वान। श्लीडन तथा श्वान। श्लीडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में सेल थ्योरी कहते हैं, कोशिका सिद्धांत दिया और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोशिका सभी पेड़ पौधे और जंतुओं में कोशिका पाई जाती है। दूसरी बात, कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही कोशिका का जन्म होता है और कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो उन्होंने कोशिका सिद्धांत में श्लीडन और श्वान ने बताई। मैं एक बार और आपके सामने इसको रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने ही हमें सबसे पहले बताया था कि सभी पौधे और जंतुओं का निर्माण कोशिका के द्वारा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कोशिका का निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही होता है और कोशिका ही हमारे जीवन की मूल इकाई है। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा करेंगे कोशिका की आकृति और आकार की। आकृति यानी कि शेप एंड साइज, आकृति एवं आकार।
कोशिका की आकृति की अगर हम बात करें तो कोशिकाएं विभिन्न आकृति की होती हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं की आकृति उनके कार्य के आधार पर भी निर्भर करती है। कोशिकाएं हमें अलग अलग आकृतियों में मिल सकती है। गोल कोशिकाएं भी होती हैं, अंडाकार कोशिकाएं भी होती हैं, जैसा कि मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। और लंबाकार कोशिकाएं भी होती हैं, तारेनुमा कोशिकाएं भी होती हैं। और इर्रेगुलर कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे कि अमीबा में। अब हम कोशिका के आकार की अगर हम बात करें, साइज़ की अगर हम बात करें, तो कोशिका का आकार, कोशिकाएं सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय आकार की होती हैं, मगर ऐसी कोशिकाएं भी हैं जो हम सामान्य आँखों से देख सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की, अगर इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग 18 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सामान्यतः ये 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और अगर संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये माइक्रोप्लाज्मा है, जो कि 0.01 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और इसको हमें सामान्य आँखों से देखना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका दो मुख्य प्रकार इसके इस प्रकार से हैं। कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित कोशिका है, अनडेवलप्ड, जिसका विकास बहुत ही कम हुआ है। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं और एकल कोशिकाएं होती हैं, और ज़्यादातर ये बैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। साथ ही साथ यूकैरियोटिक कोशिका में सभी सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक और अंतर, हम मुख्य अंतर देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका का विभाजन है वो ज़्यादातर विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है। ये कुछ विधियां हैं। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन है, कोशिका का विभाजन, वो माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। तो ये तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात थी। अब हम बात करेंगे कोशिका के मुख्य भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ ए सेल। कोशिका के भाग। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, और तीसरा है कोशिका द्रव्य।
प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब एक एक करके हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली एक तरीके से कोशिका की बाउंड्री वॉल है और ये उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली एक सबसे बाहरी सतह होती है जो कि कोशिका को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्यों में ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही मुख्य द्रव्य पदार्थों का इसमें आगमन या निगमन इसमें से होता है। उसी प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब इसमें कुछ विशेष प्रकार के अणु ही इसमें अंदर आ सकते हैं और कुछ विशेष प्रकार के अणु ही इससे बाहर जा सकते हैं। तो इसकी इस नेचर को अर्धपारगम्यता कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेमी परमिएबल कहते हैं। उसी प्रकार से अब हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक कोशिका के लगभग बीच में पाया जाता है और केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसको हम कोशिका का रिमोट कंट्रोल भी हम कह सकते हैं। केंद्रक के कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे केंद्रक के चारों ओर की जो सतह होती है उसे हम केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर एक और द्रव्य का एक सघन स्तर होता है, इसे हम केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। तो ये केंद्रक की विभिन्न भागों के नाम थे। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की, जिसे हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य, इसमें कोशिका के सभी अंग उपस्थित होते हैं। कोशिका के अंग जैसे कि रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, लवक, लाइसोसोम आदि। धन्यवाद।